नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल समीर पाठशाला में। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक होगा विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक और प्ले जिसका नाम है ओथेलो। दोस्तों, इस प्ले के कुछ की फैक्ट्स हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस प्ले के की फैक्ट्स को। दोस्तों, इस प्ले का फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द मूर ऑफ वेनिस। ये जो है इसका फुल टाइटल है। माना जाता है विलियम शेक्सपियर ने इसको 1603 से 1604 के बीच में लिखा था। दोस्तों, अगर मैं इसके जोनर की बात करूं तो इसका जोनर एक ट्रेजेडी है जो विलियम शेक्सपियर ने 5 एक्ट में लिखी थी। इसका प्रोटोगोनिस्ट है ओथेलो, जो कि एक जनरल है वेनेशियन आर्मी का। इसकी सेटिंग हुई है वेनिस में। दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है। जो लोग इंग्लिश से टीजीटी, पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो लिटरेचर और रेनर मार्टिन का बैच हमारे पास चल रहा है। जिन लोगों को लिटरेचर के नोट्स चाहिए वो टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिटरेचर के नोट्स हमारे पास आपको मिल जाएंगे। जिन लोगों को सिर्फ रेनर मार्टिन पढ़नी है उन लोगों को रेनर मार्टिन का बैच मिल जाएगा। जिन लोगों को सिर्फ ग्रामर के नोट्स चाहिए उनको ग्रामर के नोट्स मिल जाएंगे। आप हमें इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। शुरू करते हैं दोस्तों ओथेलो के करेक्टर्स से। सबसे पहला करेक्टर जो है इसमें दोस्तों ओथेलो है, जो हमारा ट्रेजिक हीरो है। ये एक वेनेशियन आर्मी का जनरल भी है। दोस्तों, ये एक बहुत ही बहादुर सिपाही है। इसके अलावा इस प्ले में दूसरा करेक्टर है डेस्टिमोना, जो ओथेलो की पत्नी है और ब्राबैंटियो की बेटी है। इसके अलावा दोस्तों इसमें तीसरा करेक्टर जो कि इस प्ले का विलन है। दोस्तों, ये इयागो जो है इस प्ले का विलन है और ये ओथेलो की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। रोड्रिगो, दोस्तों रोड्रिगो जो है ये एक अमीर आदमी है इस प्ले में, साथ ही ये मूर्ख भी है। दोस्तों, ये रोड्रिगो समझता है कि ये पैसे के बलबूते पर ओथेलो की पत्नी जो बाद में बनती है डेस्टिमोना, उसे पटा लेगा। और उसे पटाने के लिए किसको पैसे देता है? ये इयागो को पैसे देता है। और इयागो इससे कहता है यदि तुम मुझे मेरे मनमाफिक पैसे दोगे तो मैं तुम्हें डेस्टिमोना को पटा कर दूंगा। तो दोस्तों, ये एक इसमें मूर्ख आदमी है जो डेस्टिमोना को पटाना चाहता है, वो भी पैसे के बलबूते पर। इसके अलावा दोस्तों इस इयागो की पत्नी है एमिलिया। ये इयागो की पत्नी है, बाद में जाकर ये डेस्टिमोना की मेड सर्वेंट भी बन जाती है। नेक्स्ट करेक्टर है दोस्तों माइकल कैसियो। माइकल कैसियो जो है वो दोस्तों ओथेलो का लॉयल आदमी है। ये भी ओथेलो की आर्मी में एक कैप्टन है। दोस्तों, इसी के साथ साथ जो इयागो इसका प्ले का जो विलन है वो भी ओथेलो का ट्रस्टेड आदमी है। इस पर ओथेलो बहुत भरोसा करता है, लेकिन बाद में जाकर ये ओथेलो के साथ धोखा कर देता है। इसी तरह से कैसियो जो है वो एक लॉयल इंसान है जो ओथेलो के साथ हमेशा बना रहता है, लेकिन ये इयागो ऐसे ऐसे षड्यंत्र करता है कि जो ओथेलो के मन में इसके लिए नफरत भर देता है। ये आगे चल के हमें स्टोरी में पता चलेगा। इसके अलावा दोस्तों बियांका जो है वो कैसियो की लवर है। ये बियांका जो है कैसियो की दोस्तों लवर है। ब्राबैंटियो, जो दोस्तों ये ब्राबैंटियो है ये है डेस्टिमोना का पिता और ये एक वेनेशियन सेनेटर भी है। इसके अलावा दोस्तों ग्रेशियानो जो कि ब्रोदर है ब्राबैंटियो का, और लोडोविको जो है दोस्तों डेस्टिमोना का कजन है। दोस्तों, ये थे इस प्ले के करेक्टर्स। आई होप ये सारे करेक्टर्स आपको समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं इस प्ले की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, इस प्ले की शुरुआत इटली की एक गली से होती है जहां पर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं दोस्तों? इनकी बहस हो रही है, जो कि एक इयागो है और दूसरा रोड्रिगो है। रोड्रिगो को अभी अभी ये पता चला है कि डेस्टिमोना ने ओथेलो के साथ चुपके से शादी कर ली है। अब ये जो है दोस्तों रोड्रिगो इयागो पर चिल्ला रहा है कि तुमने तो मुझसे डेस्टिमोना को पटवाने के लिए पैसे लिए थे, लेकिन उसने तो तुम्हारे जनरल ओथेलो के साथ शादी कर ली। तो दोस्तों ये इयागो रोड्रिगो से कहता है कि तुम चिल्लाओ मत, जितना ओथेलो से तुम चिढ़ते हो उतना ही मैं भी ओथेलो चिढ़ता हूं, क्योंकि उसने माइकल कैसियो को, जिसे लेफ्टिनेंट पद का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, उसे प्रमोट कर दिया है। और दूसरा चिढ़ने का कारण ओथेलो से इयागो का यह है कि वो सोचता है उसकी वाइफ एमिलिया का कुछ चक्कर ओथेलो के साथ है। ये दो कारण है जिनकी वजह से इयागो दोस्तों
चिढ़ता है ओथेलो से। ओथेलो की शादी अब डेस्टिमोना से हो चुकी है, तो ये दोनों क्या प्लान करते हैं, ये जाते हैं ब्राबैंटियो के पास जो डेस्टिमोना के पिता हैं। उनसे जाके कहते हैं कि हुजूर, आपकी बेटी के साथ तो धोखा हुआ है, ओथेलो ने कुछ काला जादू करके आपकी बेटी के साथ शादी कर ली है। यदि आपको भरोसा नहीं होता ना, घर में जाके अपनी बेटी को ढूंढ लो। तो दोस्तों ये जाता है ब्राबैंटियो, अपनी बेटी को सारे घर में ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी ये डेस्टिमोना नहीं मिलती। अब उसे विश्वास हो जाता है इन दोनों की बातों पर। लेकिन दोस्तों ये इयागो बहुत तेज है, रोड्रिगो को वहीं छोड़ता है और सीधा निकल जाता है ओथेलो के पास। अब वो ओथेलो से जाकर कहता है कि सरकार, आपने डेस्टिमोना से शादी तो कर ली, लेकिन इस रोड्रिगो ने जाकर उसके पिता ब्राबैंटियो को ये बता दिया है कि आपने ये शादी कर ली। अब वो किसी भी समय यहां पर आकर आपसे बात करेंगे। इसी बीच दोस्तों एंट्री होती है माइकल कैसियो की, जो कि ड्यूक ऑफ वेनिस का मैसेज लेकर आए हैं। उसमें क्या है दोस्तों, मैसेज में यह है कि तुर्कों ने साइप्रस पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। किसी भी समय तुर्कों के जहाज वहां पर आ सकते हैं और साइप्रस पर हमला कर सकते हैं, तो आपको वहां पर चलना है साइप्रस की रक्षा के लिए। अब ओथेलो ड्यूक के पास दोस्तों चला जाता है, तभी वहां पर ब्राबैंटियो आता है और ब्राबैंटियो आकर ओथेलो के बारे में पूछता है, लेकिन लोग बताते हैं ओथेलो तो ड्यूक ऑफ वेनिस के वहां पर चला गया है। अब दोस्तों ये जैसा कि एक सांसद भी है, इसको बड़ी तसल्ली मिलती है कि ड्यूक के दरबार में इसकी ज्यादा सुनवाई होगी, वो ओथेलो को सजा दिलवा सकता है। ओथेलो जब पहुंचता है ड्यूक ऑफ वेनिस के सामने, तो दोस्तों वहां ब्राबैंटियो भी पहुंच जाता है। वो कहता है कि सरकार, इस ओथेलो ने मेरी बेटी डेस्टिमोना को, भोली भाली बेटी डेस्टिमोना को किसी जाल में फंसा लिया है। लगता है इसने उसके ऊपर कोई काला जादू किया है, जिसकी वजह से मेरी बेटी इसके जाल में फंस गई है और इसने उससे शादी कर ली है। मैं चाहता हूं आप इसे कड़ी से कड़ी सजा दें। लेकिन दोस्तों इस ड्यूक ऑफ वेनिस को तो जरूरत है अभी ओथेलो की, क्योंकि तुर्कों का हमला कभी भी साइप्रस पर हो सकता है। अब ये आर्मी का जनरल भी है, तो दोस्तों इसके लिए कहता है ड्यूक ऑफ वेनिस कि हमें ओथेलो को भी उसकी बात सुनने के लिए उसका मौका देना चाहिए। कहता है ठीक है। ओथेलो कहता है कि सरकार, मैंने डेस्टिमोना पर कोई भी काला जादू नहीं किया है, मैंने तो जो अपनी लाइफ के किस्से हैं, वास्तविक किस्से हैं, वो ही डेस्टिमोना को बताए हैं, जिनसे प्रभावित होकर डेस्टिमोना ने मुझसे शादी कर ली। यदि आप नहीं मानते इस बात को, तो आप डेस्टिमोना को बुला लो और उसी से पूछ लो। ठीक है भाई, डेस्टिमोना को ड्यूक ऑफ वेनिस के उसमें बुलाया जाता है दरबार में। अब डेस्टिमोना भी इस शादी को एक्सेप्ट करती है कि हाँ, उसने ये शादी अपनी मर्जी से की है। अब जो ड्यूक ऑफ वेनिस है दोस्तों, इस शादी को कर देता है लीगल करने के बाद दोस्तों सभा को आगे बढ़ा जाता है। ड्यूक ऑफ वेनिस ओथेलो से कहता है कि तुम्हें अभी साइप्रस जाना है, क्योंकि साइप्रस पर तुर्कों का हमला कभी भी हो सकता है। दोस्तों ठीक है, ओथेलो इस बात को मान लेता है, लेकिन ओथेलो की बीवी डेस्टिमोना इससे जिद करने लगती है कि मैं भी साइप्रस चलूंगी। ओथेलो से ये कहती है कि जिस बहादुरी के किस्से मैंने सुने हैं तुम्हारे बारे में, अब मैं उन्हें देखना भी चाहती हूँ। ठीक है, ओथेलो मान जाता है। ओथेलो लेकर चल देता है अपनी वाइफ को। साइप्रस जाने की पूरी तैयारी हो जाती है, लेकिन रास्ते में दोस्तों ब्राबैंटियो मिलता है। कहता है कि मैंने अपनी बेटी डेस्टिमोना को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, लेकिन उसने मुझे भी धोखा दे दिया। जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है, तो ये मत सोचना वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती, वो तुम्हें भी कभी भी धोखा दे सकती है। ऐसा कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। दोस्तों ओथेलो और उसकी सेना के सभी लोग साइप्रस के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में दोस्तों साइप्रस के गवर्नर अपने 2 सेवकों के साथ समुद्र के किनारे खड़े हैं। तभी वहां पर एक तीसरा आदमी आता है और बताता है कि जो तुर्कों के जहाज थे वो समुद्र में आए तूफान की वजह से डूब गए हैं। अब हमें किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। अब दोस्तों किसी भी तरह का खतरा नहीं है, तभी एक जहाज आता है कैसियो का, जो भाग्य से उस समुद्र में आए तूफान का सामना नहीं किया था, वो पहले ही निकल आया था उससे। तो दोस्तों ये कैसियो आता है, इसे भी पता चलता है कि जो तुर्कों के जहाज थे वो समुद्र में डूब गए हैं। तभी दोस्तों एक जहाज और आता है वहां पे, जिसमें ओथेलो, डेस्टिमोना, इयागो, रोड्रिगो, एमिलिया आदि हैं। तो दोस्तों ये सारे लोग दूसरे जहाज में आते हैं। ओथेलो को इस बात की खबर दी जाती है कि जो तुर्कों के जहाज थे वो समुद्र में डूब गए हैं। अब साइप्रस पर किसी भी चीज का कोई भी खतरा नहीं है। तो दोस्तों ओथेलो अपने लेफ्टिनेंट कैसियो से कहता है कि तुम लोग जश्न मनाओ, मैं डेस्टिमोना को लेकर जा रहा हूं, मैं उसके साथ कुछ समय बिताऊंगा, लेकिन तुम्हें यहां पर ध्यान रखना है
किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, कोई लड़ाई ना हो, किसी तरह का कोई हुड़दंग ना काटे यहाँ पर। तो दोस्तों ओथेलो पूरी जिम्मेदारी देकर चला जाता है कैसियो से, कैसियो को। कैसियो दोस्तों इयागो और रोड्रिगो के जाल में फंस जाता है। इयागो एक प्लान बनाता है और रोड्रिगो से कहता है कि तुम शाम को जब मैं कैसियो को दारू पिला दूंगा उससे लड़ाई करोगे और लड़ाई के बाद हम एक कैसियो को फंसा देंगे ओथेलो की नजरों में। तो दोस्तों ये इयागो ऐसा ही करता है, रात को दारू पिला देता है कैसियो को और ये रोड्रिगो जाकर इसको छेड़ने लगता है। दोस्तों इन दोनों में आपस में झड़प होने लगती है। जो गवर्नर ऑफ साइप्रस हैं वो इस लड़ाई को बिताने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो असमर्थ रहते हैं, वो नहीं बिचा पाते। अब ये जो रोड्रिगो है अपनी जान बचाने के लिए टाउन का अलार्म बजा देता है। अब अलार्म बजता है तो ओथेलो भी अपने कक्ष से बाहर आ जाता है और वो इयागो से पूछता है कि क्या हुआ, ये सब कौन हुड़दंग मचा रहा है। तो दोस्तों ये ओथेलो को जवाब देता है इयागो कि सरकार आपका जो लेफ्टिनेंट है कैसियो, उसने यहाँ पर दारू पीकर आतंक मचाया हुआ है, वो रोड्रिगो को मारना चाहता है। इसके चक्कर में जो साइप्रस के गवर्नर हैं उन्हें भी चोट लग गई है। दोस्तों ये ओथेलो इसको डांटता है बहुत ज्यादा कैसियो को और कहता है तुम्हें ये सारी चीजें रोकने के लिए कहा गया था और तुम ये सारा हुड़दंग काट रहे हो। ऊपर से दोस्तों इसको क्या करता है, कैसियो को लेफ्टिनेंट पद से ये हटा देता है। अब दोस्तों इस कैसियो को अपने करे पर बहुत पछतावा होता है। वो कहता है कि मैं तो ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे इतनी दारू पिला दी गई जिससे मुझे उकसाकर ये सारी चीजें करवाई गई हैं। अब दोस्तों ये इयागो एक चाल और खेलता है। वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा लेफ्टिनेंट का पद जो है वो तुम्हें वापस मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें क्या एक काम करना होगा, तुम्हें जाकर बात करनी होगी डेस्टिमोना को, क्योंकि वो तुम्हारी एक फ्रेंड भी है। वो बात करेगी ओथेलो से, जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारा जो लेफ्टिनेंट का पद है वो वापस मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर इयागो खेल खेल रहा है और एक सोलिलोकी बोलता है कि अगर कैसियो ने ऐसा किया तो वो डेस्टिमोना और कैसियो को एक लवर के रूप में फ्रेम करेगा। दोस्तों अब ये कैसियो क्या करता है, एक म्यूजिशियंस का ग्रुप लेकर ओथेलो की विंडो के नीचे जाता है और वो म्यूजिक बजवाने लगता है। ओथेलो अपने नौकर क्लाउन से कहता है कि तुम जाओ और इनसे मना करो कि मुझे अभी किसी तरह का म्यूजिक नहीं सुनना है और इन्हें वापस भेज दो। जब क्लाउन आकर कैसियो से मिलता है तो वो कहता है, कैसियो कहता है कि मुझे एमिलिया से मिलना है। तभी दोस्तों वहां पर एंट्री होती है इयागो की। इयागो कहता है कि मैं जनरल को फोर्टिफिकेशन के लिए बाहर ले जाऊंगा, तुम जाकर कैसियो जाकर बात कर लेना डेस्टिमोना से। दोस्तों ये ओथेलो को इयागो जो है फोर्टिफिकेशन के लिए बाहर ले जाता है। इसी बीच कैसियो जाता है डेस्टिमोना के पास। अब इस डेस्टिमोना के पास जाकर वो बताता है साइप्रस में जो भी कांड हुआ था उसके बारे में, कि उसकी कोई भी गलती नहीं थी, इस पर फिर भी उसको लेफ्टिनेंट के पद से हटा दिया गया। अब दोस्तों जैसे ही ये कैसियो वहां से जाने वाला होता है तभी वहां पर इयागो और ओथेलो वापस आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये कैसियो ओथेलो से बिना बात करे ही निकल जाता है। ये ओथेलो इयागो से पूछता है कि क्या ये कैसियो था, तो ये इयागो ओथेलो को जलाने के लिए क्या जवाब देता है दोस्तों, नो श्योर आई कैनॉट थिंक इट दैट ही वुड स्टील अवे सो गिल्टी लाइक सीइंग योर कमिंग। इसका मतलब है इयागो ओथेलो से कहता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था सरकार कि आपको आते हुए देखकर ये कैसियो इस तरह से चोरों की तरह यहां से निकल जाएगा। जो ये चला गया है ये जरूर आपको धोखा दे रहा है। तो दोस्तों इयागो की ये चाल भी कामयाब हो जाती है। ओथेलो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है ये बात सुनने के बाद। अब दोस्तों ये कहता है कि मुझे तो लगता है डेस्टिमोना के बीच में और कैसियो के बीच में चक्कर चल रहा है। दोस्तों ये इयागो जो है ओथेलो के मन में बीज बो रहा है बहुत गंदे तरीके से। वो कहता है कि डेस्टिमोना और कैसियो के बीच में कोई ना कोई चक्कर है। तो दोस्तों पहले तो ये ओथेलो इसकी बात को नहीं मानता और कहता है जब तक कोई प्रूफ ना हो इयागो तुम मुझसे इस तरह की बातें नहीं करोगे। ठीक है सरकार, नहीं करूंगा, आपको तो प्रूफ चाहिए ना इस बात का, ठीक है आपको प्रूफ भी मिल जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही ये डेस्टिमोना के पास जाता है ओथेलो से डेस्टिमोना कहती है कि आपने जो कैसियो का लेफ्टिनेंट का पद वापस ले लिया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप उसको ये पद वापस दे दें। अब ये बहुत तारीफ भी करती है कैसियो की। तो दोस्तों इस ओथेलो को शक होने लगता है कि हाँ मेरी बीवी का चक्कर जो है वो कैसियो के साथ है, ये सब वो समझने लगता है। अब दोस्तों इस डेस्टिमोना को ये ओथेलो जो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, अनवेल लगता है, तो वो अपना रुमाल
जो ओथेलो ने प्यार की निशानी के रूप में दिया है डेस्टिमोना को, वो निकाल कर देती है ओथेलो को सर पे बांधने के लिए। लेकिन वो रुमाल जो है दोस्तों, वो रुमाल जो है बहुत छोटा है। अब इस रुमाल के बारे में पता चल जाता है इयागो को कि ये रुमाल जो है ओथेलो ने दिया है डेस्टिमोना को अपने प्यार की निशानी के रूप में। अब ये रुमाल जो है इयागो का टारगेट हो जाता है हासिल करना। तो दोस्तों ये इयागो जाता है अपनी वाइफ एमिलिया के पास और कहता है कि एमिलिया, मुझे वो रुमाल चाहिए जो ओथेलो ने डेस्टिमोना को दिया है अपने प्यार की निशानी के रूप में। ये पूछती है कि क्यों भाई, तुम्हें वो रुमाल क्यों चाहिए? अब ये कहता है कि तुम मुझसे सवाल जवाब मत करो, वो रुमाल लेकर आओ जो मैंने तुमसे मंगाया है। ठीक है, वो जाती है क्योंकि ये तो डेस्टिमोना की मेड सर्वेंट है, जाती है वहां पर उसको रुमाल लाकर दे देती है। अब तो दोस्तों रुमाल जो है डेस्टिमोना का पहुंच गया इयागो के पास और इयागो इस रुमाल को रख देता है दोस्तों जाकर कैसियो के कमरे में। अब दोस्तों कैसियो के कमरे में जाकर रख देता है। सुबह को जब माइकल कैसियो उठता है उसे वो रुमाल मिलता है, वहां पर वो रुमाल जाकर दे देता है बियांका को और उससे कहता है कि तुम मुझे इस रुमाल की एक कॉपी बनाकर दो। ठीक है, अब दोस्तों ये इयागो ये काम करने के बाद पहुंच जाता है ओथेलो के पास। ओथेलो से कहता है कि सरकार अब आपको प्रूफ भी मिलेगा। वो कहता है कि डेस्टिमोना को मैंने कैसियो के कमरे से आते हुए देखा है। ये बात दोस्तों इयागो झूठ बोलता है और कहता है कि कैसियो के पास मैंने वो रुमाल भी देखा जो आपने डेस्टिमोना को अपने प्यार की निशानी के रूप में दिया है। मैंने उसको देखा, वो उससे अपना मुंह साफ कर रहा था, अपनी दाढ़ी साफ कर रहा था। अब दोस्तों ये इयागो कहता है ओथेलो से, यदि आपको विश्वास नहीं है ना तो आप जाकर वो रुमाल डेस्टिमोना से मांगो। अब ये जाता है ओथेलो डेस्टिमोना के पास और वो रुमाल मांगता है। अब वो रुमाल तो इसके पास है ही नहीं दोस्तों। ये बहुत उस रुमाल को ढूंढती है लेकिन ढूंढ नहीं पाती। वो जाकर कहती है कि मैं वो रुमाल नहीं ढूंढ पाई। अब इस ओथेलो को पूरा भरोसा हो जाता है कि जो डेस्टिमोना है वो पूरी तरह से कैसियो के साथ है, वो मुझे धोखा दे रही है। अब दोस्तों ये इयागो एक जाल और बुनता है। वो ओथेलो से कहता है कि सरकार मुझे तो ऐसा लगता है कि डेस्टिमोना और कैसियो एक दूसरे के साथ फिजिकल भी हो चुके हैं। अब दोस्तों ओथेलो को इस बात का बहुत दुख होता है और उसे वहां पर मिर्गी का दौरा उठने लगता है। दोस्तों इस ओथेलो को दौरा पड़ा है, कैसियो भी वहां पर आ जाता है, लेकिन इयागो वहां पर एक चाल और खेलता है। वो कहता है कैसियो से कि तुम जाओ और थोड़ी देर बाद आना। थोड़ी देर बाद इस ओथेलो का दौरा सही हो जाता है और वो कहता है ओथेलो से, इयागो जो है ओथेलो से कहता है कि सरकार मैं कैसियो को बुलाऊंगा और उससे आपकी पत्नी डेस्टिमोना के बारे में बात करूंगा। आप हमारी सारी बातें कान लगाकर सुन लेना। अब दोस्तों ये इयागो डेस्टिमोना के बारे में बात करेगा ओथेलो के हिसाब से, लेकिन एक्चुअली वो बात करता है बियांका के बारे में कैसियो से। अब कैसियो से बात करता है बियांका के बारे में तो ये कैसियो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, जिसकी वजह से ओथेलो को ये लगता है कि उसकी बीवी डेस्टिमोना का चक्कर कैसियो के साथ है। तभी वहां पर बियांका आ जाती है। दोस्तों बियांका कैसियो को डांटते हुए कहती है कि ये रुमाल वो कॉपी नहीं कर सकती क्योंकि किसी इंसान ने ये तो प्यार की निशानी के रूप में अपनी बिलव्ड को दिया है, इसलिए वो इस रुमाल को कॉपी नहीं कर सकती है। तभी दोस्तों ये डेस्टिमोना लोडोविको के साथ वहां पर आती है। जब वो लोडोविको के साथ वहां पर आती है, लोडोविको के पास एक मैसेज होता है, एक पत्र होता है जो ओथेलो के लिए होता है। उस पत्र में लिखा होता है कि ओथेलो से उसका जनरल का पद जो है दोस्तों लिया जा रहा है वापस, और वो किसको दिया जा रहा है? कैसियो को दिया जा रहा है। दोस्तों अब ये ओथेलो तो बहुत परेशान हो गया कि इसकी बीवी भी इसके हाथ से कैसियो ले रहा है और उसका जो पद है वो भी उससे छीना जा रहा है। तो दोस्तों ये गुस्से में आकर इयागो से कहता है कि तुम जाओ और कैसियो को मार दो। अब ये दोस्तों इयागो कहता है कि सरकार मैं कैसियो को तो मार दूं, लेकिन डेस्टिमोना का क्या? डेस्टिमोना ने भी तो तुम्हें धोखा दिया है। ओथेलो कहता है कि तुम जाओ और जाकर उसे मारो, मैं डेस्टिमोना को संभाल लूंगा। अब दोस्तों ये इयागो तो बड़ा चालू इंसान है। वो जाता है रोड्रिगो के पास। वो कहता है कि रोड्रिगो अगर तुम्हें डेस्टिमोना चाहिए तो रास्ते से ओथेलो तो मान लो हट भी गया तो फिर भी वो डेस्टिमोना किसके पास जाएगी? कैसियो के पास जाएगी। तुम्हारे पास तो जब भी नहीं आएगी, तो हमें कैसियो को रास्ते से हटाना होगा। अब दोस्तों ये प्लान बनाते हैं मारने का कैसियो को। दूसरी तरफ दोस्तों ओथेलो डेस्टिमोना से कहता है कि आज रात को तुम एमिलिया को उसके घर भेज देना और बिस्तर सजा कर रखना, मैं आज रात तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा।
अब दोस्तों ये डेस्डिमोना जो है खुश हो जाती है कि उसके पति उसके साथ रहेंगे, तो वो बिस्तर सजाने लगती है। अब दोस्तों ये जो रोड्रिगो है मारने जाता है कैसियो को, लेकिन वो मार नहीं पाता उसको, सिर्फ वो घायल कर पाता है। अब इयागो जो है रोड्रिगो को मार देता है। चिल्लाने की आवाज जाती है ओथेलो के कानों तक। ओथेलो को लगता है कि इयागो ने कैसियो को मार दिया, वही उसका सच्चा मित्र है। अब वो डेस्डिमोना को मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने जो है मुझे धोखा दिया है। जो तुम्हारे पिता की बात थी कि तुम एक दिन मेरे लिए अनफेथफुल काम करोगी, तुमने मुझे धोखा दिया है कैसियो के साथ मिलकर। वो तकिया उठाता है और तकिए से उसका गला दबा देता है, जिसकी वजह से उसे सांस नहीं आता और उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी दोस्तों एमिलिया वहां पर आती है। एमिलिया वहां पर आकर डेस्डिमोना का शव देखती है, डेड बॉडी देखती है और आकर वो चिल्ला देती है। सभी लोग ओथेलो के कमरे में आ जाते हैं। वो पूछते हैं तुमने डेस्डिमोना को क्यों मारा? तो वो कहता है कि एमिलिया से तुम्हारे पति इयागो ने सारे सबूत इकट्ठे किए थे कैसियो और डेस्डिमोना के खिलाफ, जिससे ये साबित होता था कि डेस्डिमोना का गलत संबंध है कैसियो के साथ। उसने तो यहां तक मुझे वो रुमाल भी दे दिया था जो मैंने अपने प्यार की निशानी के रूप में डेस्डिमोना को दिया था। तो दोस्तों अब ये एमिलिया समझ जाती है कि इसे ये रुमाल क्यों चाहिए था। वो रुमाल वाली सारी कहानी लोगों को बता देती है। अब ये इयागो वहां से भागने लगता है, लेकिन उसे वहां पर उपस्थित लोग जैसे लोडोविको, मोंटानो सब पकड़ लेते हैं। अब दोस्तों इस इयागो ने अपनी पत्नी का भी मर्डर कर दिया, जिसने ये सारी बातें बताई। ओथेलो यहाँ पर बहुत पछताता है कि उसने जो है बहुत गलती कर ली। वो अपने आप को खत्म कर लेता है अपनी ही तलवार से। तो दोस्तों ये हीरो जो है हमारा मर जाता है इस कहानी में। ये कहानी खत्म होती है लोडोविको की स्पीच के साथ, जिसमें इयागो को मौत की सजा सुनाई जाती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।